ओके, इतना आया समझ में? यस मैम। नेचर में जो, जैसे राइस, व्हीट, कॉर्न, बीन, हम कोई भी क्रॉप, फील्ड क्रॉप ले लें, वो नेचर में एक वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट थे। लेकिन जब ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया कल्टीवेशन करना, है ना, उसको अपने नीड के हिसाब से, मतलब अगर उनको एक पर्टिकुलर क्रॉप में ईयर साइज बड़ा लंबा चाहिए, कॉर्न का एग्जांपल ले लें, है ना, जब वाइल्ड फॉर्म में तो वाइल्ड की तरह ग्रो हो रहा है वो, उसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते थे। बट जब ह्यूमंस ने एक्चुअली एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और क्रॉप फील्ड वाइल्ड स्पीशीज को खुद ग्रो करना शुरू किया, उसके बाद अपने हिसाब से अपने, जैसे कोई एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो समझते होंगे आप लोग, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ओके, जैसे प्लांट लंबा है तो उसको हमने डॉर्फ बना दिया, या फिर तो उसमें ईयर साइज लंबा कर दिया, या नंबर ऑफ सीड्स उसमें बढ़ा दिए, तो ये सारी चीजों को अपने हिसाब से उन्होंने चेंज किया, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ओके, सो ब्रिंगिंग द वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजें आपको मैंने सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बताई है, ये आप सिर्फ समझिए, इसको आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि कहाँ स्टार्ट हुआ, कौन सी सिविलाइजेशन में, दिस विल नॉट बी आस्क्ड। जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है कि मेसोपोटामिया में ये डिफरेंट व्हीट, बीन्स, बार्ले, जो जितने भी ये क्रॉप्स हैं ये वहां पाए गए। उसके बाद इनका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ ह्यूमंस के थ्रू, आदमियों के थ्रू, दे आर ग्रोन। उसके बाद जब डोमेस्टिकेशन हमने फील्ड क्रॉप्स का स्टार्ट किया तो दे वर ग्रोन इन फार्म्स, फार्म में हम उनको ग्रो करते थे। और जब हम फार्म्स में ग्रो कर रहे हैं तो हम उसकी फिजिकल कैरेक्टर्स को भी चेंज, लॉट ऑफ चेंजेस हमने देखे, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आने शुरू हुए। एंड द प्लांट्स दे हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन देयर रिप्रोडक्शन, मतलब अभी अब आज ये तो क्योंकि एक बहुत पुराना प्रोसेस है, हम डोमेस्टिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ ये हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज क्या है, आज हम एक प्लांट को अपने हिसाब से उसके मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी चीजें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब हमको पता है कि राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है ना, और मेज जो है वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड, तो उसके हिसाब से हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया एशियन राइस, दो प्रकार की राइस होती हैं, एशियन राइस और अफ्रीकन राइस। एशियन राइस का डोमेस्टिकेशन कहाँ हुआ था, अफ्रीकन राइस का डोमेस्टिकेशन कहाँ पे हुआ था। ओके, फिर व्हीट की हिस्ट्री बताई कि भाई वो कितने साल पहले हमें उसके रिमेन्स मिले, उसके बाद वाइल्ड फॉर्म को हम कल्टिवेटेड फॉर्म में ह्यूमंस कैसे लेकर आए एग्रीकल्चर करते हुए। ओके, सिविलाइजेशंस, कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी जो कि व्हीट पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद मैंने बताया कि व्हीट जो कि राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, क्योंकि राइस के बाद तो हम व्हीट ही खाते हैं ना, तो इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप विद अस इन द वर्ल्ड। नॉर्मली बोरलॉग एक साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर लाया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट बनाया था, जो कि लॉजिंग, जैसे पानी, पानी गिरता है फील्ड में तो पानी भर जाता है फील्ड में, ओके, उसके बाद जो लंबे, जो टॉल वैरायटीज होती हैं वो गिर जाती हैं, तो उसके लिए उन्होंने डॉर्फ वैरायटी का काम किया उसके ऊपर, और उनको नोबेल प्राइज मिला उसके ऊपर। ओके, और उसका मतलब शॉर्ट डॉर्फ व्हीट वैरायटी थी, और उसका यील्ड पोटेंशियल भी बहुत हाई था। उसके कारण एक व्हीट प्रोडक्शन में ग्रीन एक रिवोल्यूशन आ गया, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बहुत हाई बढ़ गया, उसके कारण उनको नोबेल प्राइज मिला गया था। ये दिस यू शुड नो, ये एक जनरल नॉलेज है कि प्लांट ब्रीडिंग में नॉर्मली बोरलॉग एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसी तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया कि कॉर्न डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, कब वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद बीन्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मेनली आपको ये समझने की जरूरत है कि जो वाइल्ड फॉर्म है और जो डोमेस्टिकेटेड फॉर्म है, जो कि हम ह्यूमंस कर रहे हैं, कि हमें ह्यूमंस के थ्रू हुआ है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर कैरेक्टर्स। उसी तरीके से पोटैटो का डोमेस्टिकेशन भी हुआ। पोटैटो जो कि बहुत सालों पहले जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, वो जिस फॉर्म में हमें वाइल्ड फॉर्म में था और आज के फॉर्म में हम अगर कंपेयर करें तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ वी हैव सो मेनी वेराइटीज, अब हमारे पास कितनी सारी प्रजातियां हैं पोटैटो की,
है ना, उस टाइम तो नहीं थी जब वाइल्ड फॉर्म में हमने हमने पाया था। तो ये सारा कुछ डोमेस्टिकेशन के थ्रू हुआ है मेनली। अब हमने इस स्लाइड में देखा कि ह्यूमन जो मैन है उसने डोमेस्टिकेशन या एग्रीकल्चर क्यों करना शुरू किया, क्योंकि जब वो स्टोन एज या जब बहुत इतने सालों पुराने, जब मेनली तो उनको फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, मतलब खाना, कपड़े और शेल्टर, दवाइयों, उनके लिए उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। मेनली प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या होते हैं, एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब नेचर के थ्रू, नेचर में भी एक ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। ओके, सेकंड एक एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है, म्यूटेशन, मतलब नेचर में बहुत सारा ऐसा म्यूटेशन भी हो जाता है, एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक सडन चेंज है जो कि प्लांट्स में या ह्यूमंस में हो जाता है, सडन चेंज, मतलब जीन्स में एक कुछ सडनली ही कुछ म्यूटेट हो जाएगा वो जीन, तो उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज नेचुरल, मीन्स द नेचर में जो वातावरण में जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सेकेंड है म्यूटेशन के थ्रू भी हो सकता है। और थर्ड है ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब एज अ ह्यूमंस हम कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं, सिलेक्शन हम उस तरीके से करते हैं, उससे भी डोमेस्टिकेशन में असर होता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो वाइल्ड फॉर्म होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक, मतलब बायोटिक में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, पेस्ट रेजिस्टेंस, और एबायोटिक में कौन से आते हैं, जैसे कि नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं। जो वाइल्ड फॉर्म्स होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड फॉर्म से बहुत ही ताकतवर होते हैं, मतलब दे आर रेजिस्टेंट। ओके, अगर कुछ वातावरण में कुछ ऐसा अर्थक्वेक या दूसरे कैलामिटीज आते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक या और भी कोई सी भी कैलामिटीज, या एपिडेमिक हो जाए या किसी का इंसेक्ट अटैक हो जाए, तो वाइल्ड फॉर्म जो होते हैं वो मोर रेजिस्टेंट होते हैं, वो मोर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स। लेकिन एक दूसरा एडवांटेजेस वाइल्ड फॉर्म में क्या होता है कि उनके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम ब्रीडिंग के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और वो जैसे कि लथाइरस का अगर हम एग्जांपल ले लें, उसमें BOAA एक ऐसा कंटेंट है जो कि टॉक्सिक है, जो कि वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट हम ह्यूमन कल्टीवेशन, जब हम उसका डोमेस्टिकेशन करते हैं, जब उसमें ब्रीडिंग करते हैं, तो हम वो टॉक्सिक कंटेंट हटा सकते हैं और उसके बाद लथाइरस ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाइल्ड फॉर्म और कल्टीवेटेड या डोमेस्टिकेटेड फॉर्म में अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, सर्वाइवल इन नेचर, जो वाइल्ड फॉर्म्स होते हैं दे आर मोर सर्वाइव्ड इन नेचर, दे हैव द सर्वाइवल कैपेसिटी जो उनकी होती है, मतलब जो वहाँ मतलब सरवाइव करने की जो कैपेसिटी होती है वाइल्ड फॉर्म की, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू द डोमेस्टिकेटेड फॉर्म। और हार्वेस्ट इंडेक्स लेकिन हम देखा जाए तो वहीं पे डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की ज्यादा होती है कंपेयर टू वाइल्ड फॉर्म। जो हम यील्ड देखें, जो हम उसका उत्पादन देखें, तो उत्पादन किसका ज्यादा होगा, डोमेस्टिकेटेड प्लांट, बिकॉज हम उस तरीके के कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना। वाइल्ड फॉर्म का उतना प्रोडक्शन लेवल तो नहीं होगा, इसीलिए हम डोमेस्टिकेशन की तरफ गए। डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज इन केस ऑफ कॉर्न। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर हमें कॉर्न का देख लें तो ईयर साइज जो होता है कॉर्न का, जो भुट्टा होता है उसका हम साइज ही तो देखते हैं ना, वही लेके हम, उसका मार्केट वैल्यू तो वही है। तो वाइल्ड फॉर्म में जो है उसका ईयर साइज बहुत कम था, बट इन केस ऑफ डोमेस्टिकेटेड कॉर्न द ईयर साइज इज वेरी सेवरल टाइम्स लॉन्गर। सो ये भी एक एडवांटेजेस ही है डोमेस्टिकेशन का। फिर उसके बाद हमने देखा कि डोमेस्टिकेशन के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। ओके, मेनली हमारा हायर जर्मिनेशन रेट्स, जो सीड्स होती है उनकी जर्मिनेशन रेट हाई हो जाती है। उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब जर्मिनेशन इतने टाइम में, हर एक सीड का एक टाइम होता है कि इतने पीरियड के लिए ये सीड डोरमेंट रहेगा, उसके बाद जो वो उसका जर्मिनेशन, मतलब हम एक सीड को उगाते हैं तो 10 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद जो जर्मिनेट होता है ना, तो वो उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन प्रिडिक्टेबिलिटी। उसके बाद मोर यूनिफॉर्म टाइमिंग ऑफ जर्मिनेशन, मतलब सारे सीड्स एक ही टाइम पे जर्मिनेट होंगे, तो ये भी एक डोमेस्टिकेशन का फायदा है। उसके बाद रिडक्शन इन टॉक्सिसिटी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि टॉक्सिसिटी लेवल्स भी रिड्यूस कर सकते हैं हम डोमेस्टिकेशन से। उसके बाद बायोमास एलोकेशन, मतलब हम उसका बायोमास भी बढ़ा सकते हैं। ओके,
लाइफ साइकिल हम चेंज कर सकते हैं, कुछ कुछ लाइफ साइकिल्स को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चेंजेस मतलब हम कर सकते हैं अगर हम डोमेस्टिकेशन की तरफ हम गए तो। मतलब हम डोमेस्टिकेशन जो हमने किया उससे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। ओके, चेंज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, मतलब हम जैसे राइस को देख लें तो एक जो जंगली धान है और जो कि कल्टीवेटेड धान है, क्योंकि वाइल्ड धान है और जो कल्टीवेटेड धान है उसमें कितना डिफरेंस होता है। आप, हाँ, आप उसकी खुशबू देख लीजिए, वाइल्ड की खुशबू देख लीजिए, उसकी कलर देख लीजिए, उसका टेस्ट देख लो, उसकी कुकिंग क्वालिटी देख लो, तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक प्लांट पार्ट, मतलब प्रोडक्टिविटी लेवल ऑल्सो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक पार्ट मतलब इकोनॉमिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हमें यील्ड दे। ओके, तो वो भी उसमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है, प्रोडक्शन लेवल, यील्ड लेवल पे भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है आफ्टर द डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। बट इसके बाद हम कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस देखे हैं हमने इसमें। डोमेस्टिकेशन के बहुत सारे लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिकेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर एक वाइल्ड स्पीशीज को हमें वाइल्ड को डोमेस्टिकेटेड या कल्टिवेटेड फॉर्म में लाना है तो इट टेक्स नियरली अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज क्या हुआ, बहुत सारे अनडिजायरेबल ट्रेड्स वाइल्ड फॉर्म्स में होते हैं, उनको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट करने में हमें बहुत सारी ब्रीडिंग साइकिल्स हमें लेनी होंगी। तो इट टेक्स नियरली अबाउट इट कंटिन्यूस एफर्ट्स हमारे को ब्रीडिंग के देने होंगे। उसके बाद इट लीड्स टू रिडक्शन रिडक्शन इन द रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं वो वाइल्ड फॉर्म से अगर हम उन्हें कंपेयर करें तो उनकी जो रेजिस्टेंस जो होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो वाइल्ड फॉर्म से कम होती है। ओके, द रेजिस्टेंट कैपेसिटी फॉर वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस इज लेस इन केस ऑफ डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स कंपेयर टू द वाइल्ड फॉर्म्स, वाइल्ड फॉर्म्स में ज्यादा होती है। उसके बाद इट मेक्स, और बहुत डोमेस्टिकेशन का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये भी है कि बहुत सारे प्लांट्स ह्यूमंस के थ्रू प्रोपोगेशन के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं। ओके, कुछ प्लांट्स ऐसे जो हम मतलब ह्यूमंस के ही ऊपर डिपेंडेंट हो गए फॉर देयर रिप्रोडक्शन और फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, ये मैंने 4 पॉइंट आपको समझाए जो कि एक लिमिटेशंस हैं डोमेस्टिकेशन के। तो यहाँ पे मैंने आज का टॉपिक आपका कंप्लीट किया। ओके,